नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत पंचम सत्र में 10वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, इसको लेकर पिछली कई कड़ियों के माध्यम से यूट्यूब द्वारा मैं आपके सन्मुख प्रस्तुत पाठ्यक्रम का विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछली कड़ी में हमने हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, संसार के भाषा परिवार आदि को लेकर चर्चा की, जिसमें हिंदी भाषा उद्भव विकास के अंतर्गत प्राचीन आर्य भाषा, जिसका कालक्रम जो है ईस्वीसन पूर्व 1500 से ईस्वीसन पूर्व 500, इसको हमने देखा, जिसका विस्तार के साथ विवेचन मैंने आपके सन्मुख रखा। मित्रों, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार का जो परिक्षेत्र है वह भारतीय उपखंड तथा यूरोपीय खंड के अंतर्गत हमें दिखाई देता है, जिसके ऊपर मैंने विस्तार से चर्चा भी की है। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा का विकास दो शाखाओं से हुआ, एक शतम और दूसरी केतुम। शतम शाखा का विकास भारतीय उपखंड में हुआ, जिस वर्ग की भाषा प्रमुख भाषा संस्कृत है, और केतुम वर्ग की भाषा का विकास यूरोपीय खंड के अंतर्गत हुआ और जिसकी प्रमुख भाषा लैटिन है, जिसके अंतर्गत ध्वन्यात्मक रूप में अर्थ स्तर पर, शब्द स्तर पर एक प्रकार से साम्य दिखाई देता है। उस साम्य को भी मैंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपके सन्मुख रखने का प्रयत्न किया है। तो भारतीय उपखंड के अंतर्गत जो आर्य भाषाएं हैं, भारोपीय भाषा परिवार की आर्य भाषाएं, जिसका प्रथम कालखंड जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इस रूप से, जिसका कालखंड ईस्वीसन पूर्व 1500 से ईस्वीसन पूर्व 500 तक, जिसके ऊपर मैंने विस्तार के साथ पिछली कड़ी में चर्चा की है। यानी वैदिक लौकिक संस्कृत इस काल की प्रमुख भाषा थी, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथों की रचना हुई। साथ ही साथ संस्कृत भाषा का साहित्य भी इस कालखंड में लिखा गया, जिसमें प्रमुख कवि कालिदास हैं, भास हैं, माघ हैं, अश्वघोष हैं। इन प्रमुख साहित्यकारों की साहित्य कृतियों को भी आपने देखा। जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इन दो भाषा प्रकारों से यह साहित्य लिखा गया है। विशेषकर वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना तथा लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कालिदास, माघ, भास, अश्वघोष आदि संस्कृत साहित्यकारों की रचनाएं मिलती हैं। इस कालखंड के अंतर्गत संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिष्ठित भाषा तो एक ही रही, किंतु क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय भाषा विकसित हो गई। भाषा अपने मूल रूप को छोड़कर नया रूप जब धारण करती है, तब क्षेत्रानुकूल भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, समाजानुकूल समाज या जाति के आधार पर अपना रूप निरंतर बदलती है और अपनी जो भाषिक सीमा है वह निरंतर बढ़ाने का प्रयत्न करती है। भाषा अन्य भाषा के संपर्क में आकर अपना विस्तार करती है और अन्य भाषा की शब्दावली, अन्य भाषा की विशेषताएं, अन्य भाषा की प्रकृति अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करती है, जिसके कई उदाहरण आपको हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखते समय आपको पता चलेगा कि हिंदी
भले ही संस्कृत से निर्मित भाषा है, भले ही संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई, विकास हुआ, उद्भव हुआ, परंतु समय अनुकूलता के साथ साथ, समय के साथ साथ हिंदी ने अरबी, फारसी या अन्य विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण किया, अपने अंदर समाहित किया, और वही शब्द आज हमें हिंदी के अपने शब्द लगते हैं। इतने वे शब्द हिंदी में रूढ़ हो गए हैं। साथ ही साथ अन्य भारतीय भाषाओं के भी शब्द हिंदी के अंतर्गत उतने ही मात्रा में मिलते हैं जितने संस्कृत के हैं, जितने विदेशी भाषाओं के हैं। तो हिंदी ने अपनी सीमाएं बढ़ाई। उसी प्रकार से तत्कालीन समय में ईस्वी पूर्व 500 के पूर्व जो मूल संस्कृत है, वो अंतिम पड़ाव तक आते आते मूल संस्कृत ने भी अपने मूल रूप को छोड़कर नए 3 रूप धारण किए: पश्चिम उत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वीय संस्कृत। इस रूप में हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा 3 नए रूपों के साथ भारतीय उपखंड के अंतर्गत पश्चिम उत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वीय देशीय इस रूप में विकसित हो गई। इन तीनों भाषाओं की शैली, इन तीनों भाषाओं की प्रकृति, इन तीनों रूपों का जो शब्द भांडार हैं, बोलने की जो पद्धति है, वो एक दूसरे से कुछ अंश तक क्यों न हो हमें भिन्न भिन्न लगती है। तो इस प्रकार से मित्रों, भाषा के उद्भव और विकास को देखते समय प्राचीन हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से 3 भाषाई रूप, और इन 3 भाषाई रूपों से आगे चलकर हिंदी का जो विकास हुआ, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, एकाएक नहीं हुई। अर्थात भाषा का उद्भव और विकास देखते समय मध्यकालीन आर्य भाषा, हमने प्राचीन कालीन आर्य भाषा को देखा, मध्यकालीन आर्य भाषा से आधुनिक आर्य भाषा का प्रत्यक्ष विकास कैसे हुआ, इसको भी हमें देखना है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो काल क्रम है या समयावधि है, वह ईस्वी पूर्व 500 से ईस्वी 1000 तक का है। लगभग 1500 वर्ष का यह समय है मित्रों। और इस बीच के इस कालखंड के अंतर्गत भाषिक धरातल पर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आपने देखा कि संस्कृत के केवल 5 भाषा प्रकार सामने आए: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और उसके बाद पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वीय संस्कृत। लेकिन उसके बाद का जो काल है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत इन 5 प्रकारों से कई प्रकार निर्माण हो गए, कई प्रकार निर्माण हो गए। यानी भाषा क्या करती है, जब अति विकसित रूप धारण करती है, तब उसके अविकसित रूप अलग पड़ जाते हैं, और उसी अविकसित रूपों से वो खुद का विकास करना चाहती है। भाषा एक परिवार के समान है, भाषा का भी एक परिवार है। जैसे कि भारोपीय भाषा परिवार हम उसको कहते हैं, ऐसे संसार में 7 भाषा परिवार मूल दिखाई देते हैं। तो भाषा भी एक परिवार के समान है। एक परिवार में मानो कि 4 बेटे हुए, तो 4 बेटे जब विभक्त हो जाते हैं तो अपने अपने धरातल पर वो खुद का विकास करते हैं। फिर उनके और संतानें निर्माण हो जाती है, फिर वह अपना विकास करती है। यह विस्तार बढ़ता ही चला जाता है। उसी प्रकार से भाषा का भी विस्तार जो है बढ़ता ही चला गया। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत रूपाली, प्राकृत और अपभ्रंश
यानी इन तीनों में से लोक भाषा का निर्माण हमें दिखाई देता है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये संस्कृत से निर्मित भाषा है, लेकिन तत्कालीन समय की जनभाषा लोक भाषाएं हैं। मैंने एक बार आपको बताया था पिछली कड़ी में कि जनभाषा ही साहित्यिक भाषा का, मानक भाषा का रूप धारण करती है। आज की जनभाषा कल की मानक भाषा होगी, और आज की मानक भाषा यह एक स्थिर मूर्त रूप लेकर साहित्य में संकलित हो जाएगी। लेकिन कल के साहित्य की भाषा आज की जनभाषा होगी। कल के विशेष प्रयोजन की भाषा आज की जनभाषा होगी। उसी प्रकार से मध्यकाल में, भाषा का मध्यकाल ईसा सन पूर्व 500 से ईसा सन 1000, इस कालखंड के अंतर्गत 3 भाषाएं हमें दिखाई देती है जो संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यानी पाली यह गुप्तकालीन भाषा है जिसे बौद्धकालीन भाषा कहा जाता है, और तत्कालीन समय में गुप्त सम्राटों ने, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट अशोक तक, पाली यह भाषा हमारे देश की प्रमुख राजभाषा थी। बौद्धों की जातक कथाएं इसी पाली भाषा में है। पाली और वैदिक संस्कृत में बहुत अंतर है, भले उससे विकसित है। लौकिक संस्कृत और पाली, इसमें हमें थोड़ा सा साम्य दिखाई देता है। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते, या कहे कि सरल होते होते, ईसा सन पूर्व 500 के बाद काफी बदल गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा कहा जाता है। देश भाषा, लोक भाषा, जन भाषा। लेकिन संस्कृत को लोक भाषा कभी नहीं कहा गया, जन भाषा कभी नहीं कहा गया, बल्कि उसे देव भाषा कहा गया। और इसी देव भाषा से लोक भाषा की उत्पत्ति हुई। प्रथम किस रूप में? तो पाली, इस भाषा के रूप में। यानी मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त होता है। इस काल में आते आते क्षत्रिय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। पहले क्षत्रिय बोलियां लौकिक संस्कृत से कितनी हो गई थी? 3 हो गई थी। पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय और पूर्वी। उसके बाद जब भाषा का मध्यकाल आया, तब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब पाली यह मध्यकाल की प्रथम जनभाषा है। तो इसके 4 भेद हमें दिखाई देते हैं: पश्चिमोत्तरीय, मध्य देशीय, पूर्वी और दक्षिणी। यानी पूरे भारतवर्ष को, आर्यावर्त को पाली भाषा ने व्यापा, अपनी परिधि में लिया। उसके बाद एक तरफ पाली का विकास हो रहा था, तो दूसरी तरफ प्राकृत का। बौद्धों के अलावा अन्य समूहों ने
प्राकृत को अपनी जनभाषा बनाए। वह उस समाज की जनभाषा बनी जिस समाज की जनभाषा पाली नहीं थी, और उसी के अंतर्गत कई प्रकार का साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य लिखा गया। सरहप्पा, ढूंढिप्पा, कन्हप्पा, लुइप्पा जैसे सिद्ध कवियों ने प्राकृत में साहित्य लिखा, जो हिंदी, प्राचीन हिंदी का साहित्य कहा जाता है। और प्राचीन हिंदी की ये जो नींव है, हमें पाली में नहीं बल्कि प्राकृत में दिखाई देती है। और ईस्वी सन 1 से लेकर ये भाषा बोलचाल की भाषा बनी, परिवर्तित हुई, इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। सामान्य मतानुसार जो भाषा असंस्कृत थी उस भाषा को प्राकृत कहा जाता है, और जो भाषा सांस्कृतिक थी उसे संस्कृत कहा जाता है। भाषा संस्कृत से असंस्कृत क्यों बनी? विद्वानों ने उसे संस्कृत से असंस्कृत क्यों कहा? क्योंकि देव भाषा जन भाषा बनी, अस्पृश्य हो गई। यह सब कुछ वर्ण व्यवस्था का खेल है। जैसे 4 वर्ण मनुष्यों में दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से भाषा के अंतर्गत भी यह स्पृश्य अस्पृश्यता दिखाई देने लगी। और जिस भाषा को उन्होंने बाद में नाम दिया असंस्कृत यानी प्राकृत, लेकिन आधुनिक आर्य भाषा, भले हम बोलते हैं कि संस्कृत से निर्माण हो गई है, लेकिन असंस्कृत से निर्माण हो गई। संस्कृत असंस्कृत बनी और उससे आगे चलकर आधुनिक आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, असमिया है, उड़िया है, यानी उत्तर पूर्व मध्य देशीय भाषा का विकास इसी प्राकृत से हुआ है। और ये भाषा बोलचाल की भाषा बनी। प्राकृत सहज बोली और समझी जाने वाली भाषा, स्वभावतः उसे प्राकृत कहा गया। भाषा की विशेषता जब आपने देखी तो मैंने आपके सन्मुख वो बातें भी रखी थी कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर मार्गक्रमण करती है। यानी एक उदाहरण भी आपको मैंने दिया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी भाषा अविकसित भाषा होती है, अविकसितता से विकसितता की ओर भाषा मार्गक्रमण करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भाषा शुद्ध होने लगती है, लेकिन जब वो छोटा होता है तो तुतलाने लगता है, स्पष्ट बोल नहीं सकता। उसी प्रकार से अब ये भाषा बोलचाल की भाषा बन गई, लोगों की समझ की भाषा बन गई, और इसको स्वभावता ही नाम दिया गया प्राकृत भाषा। तो मित्रों, इस प्रकार से मध्यकालीन आर्य भाषा के 2 भेदों को मैंने आपके सम्मुख रखा। अगला भेद जो है अपभ्रंश, इसको लेकर अगली कड़ी में मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। आपने बहुत गंभीरता से मेरी इन बातों को सुना, ऐसा समझकर आप सभी विद्वज्जनों के प्रति, छात्रों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।